आइए जी, क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से पढ़ते हैं। थोड़ा सा अलग तरीके से क्वेश्चन को प्रेजेंट किया गया है यहाँ पे। बेटा यहाँ लिखा हुआ है कि द फर्म ऑफ मंजीत, सुजीत, जगजीत तीन पार्टनर्स हैं, डिसॉल्व 31 मार्च 2018। तो बिजनेस जो डिसॉल्व हो रहा है वो 31 मार्च 2018 में हो रहा है। इट वॉज एग्रीड दैट सुजीत विल टेक केयर ऑफ द डिसोल्यूशन रिलेटेड एक्टिविटीज। ये सुजीत के साथ ये ऐसा एग्रीमेंट हुआ, उसे ये जिम्मेदारी दी गई कि जो भी डिसोल्यूशन से रिलेटेड जितने भी जिम्मेदारियां हैं, काम धाम हैं, वो सारे काम सुजीत करेगा। एंड विल गेट 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट्स, और जितने के एसेट्स बिकेगा उसका 10% जो है ना, जो भी एसेट्स बिकेगा उसका 10% सुजीत को दिया जाएगा एज अ कमीशन बेसिस। तो हमने तीन पार्टनर थे बेटा, एक मंजीत था, सुजीत था और जगजीत था। तीन पार्टनर्स में से एक ज़्यादा समझदार रहा होगा, उसको जिम्मेदारी दे दी गई। उसे बोला गया कि सुजीत सारे डिसोल्यूशन के प्रोसेस की एक्टिविटीज़ आपको देखनी है, और जब एसेट्स बिक जाएगा, एसेट्स बिक के जितना पैसा आएगा उसका 10% एज अ कमीशन हम किसको देंगे? सुजीत को देंगे। ये बात समझ में आ गई? अच्छा सर, उसके बाद अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे एक तो ये हुआ कि 10% हमें देना है एसेट्स का। किसको देना है? ये सुजीत को देना है। सुजीत एग्री टू बेयर द रिलाइजेशन एक्सपेंस, और उसको हम टोटल एसेट्स का 10% देंगे, और जो खर्चे होंगे ना, ये जिम्मेदारी किसकी होगी? ये फर्म की जिम्मेदारी नहीं है। ये फर्म के ये खर्चे कौन उठाएगा? सुजीत खुद से उठाएगा। सुजीत एग्री टू बेयर द रिलाइजेशन एक्सपेंसेस। बताइए बेटा, यहां तक क्वेश्चन समझ में आया? पहले क्वेश्चन ने आपसे क्या बोला? क्वेश्चन पहले कहता है कि तीन पार्टनर्स हैं, बिजनेस को 31 मार्च 2018 में हम डिसॉल्व कर रहे हैं, और सुजीत को ये जिम्मेदारी दी गई है टेक केयर ऑफ द डिसोल्यूशन रिलेटेड एक्टिविटीज। जितने भी डिसोल्यूशन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है उस सारी जिम्मेदारी किसके हाथ में बेटा? सुजीत की। विल गेट 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट्स, और उसको एसेट्स में कितना परसेंट मिलेगा? 10% एसेट्स का वैल्यू का कमीशन मिलेगा। और आगे की बात यह कही गई कि सुजीत एग्री टू बेयर द रिलाइजेशन एक्सपेंसेस, कि जो हम 10% देंगे ना, उस 10% के बदले में सुजीत कह रहा है कि जो भी खर्चे होंगे वो उसके खुद के। इतनी बात समझ पा रहे हो? भाई आपने आपने कोई काम किसी को दिया, कोई ठेके पे काम दे दिया। मान लीजिए आपने बोला कि यार यहाँ का ना पेंट करवाओ, ठीक है जी, कितने का होगा? जो भी पेंट होगा वो हम आपको देंगे, 10, 20, 50 हज़ार रुपए का एक तय कर लिया। उसके अंडर में जितने खर्चे हैं वो सामने वाले के हैं, हमने तो तय कर दिया ना। हमने सुजीत से क्या तय किया है कि सुजीत को कितना पैसा दिया जाएगा? किसका 10%? जो एसेट्स बिक कर आएगा उसका 10% हम सुजीत को देंगे। क्लियर है सर? और जो भी खर्चे रहेंगे वो कौन करेगा फिर? वो सुजीत की जिम्मेदारी, वो खुद ही देखेगा सारी चीजों को। आगे लिखते हैं, एसेट जो बिक के आया है बेटा वो इतना है, 10,750,000 रुपए का टोटल एसेट्स मिला। अब इस 10,750,000 में से सुजीत को कमीशन कितना मिलेगा? 1,00,000,750 का हम 10% निकाल लेंगे। समझ में आई बात? तो ये 2 0 चलेंगे जी। ये आया कितना कमीशन? 1,75,000 रुपीज एज अ कमीशन किसको देंगे हम? सुजीत को देंगे। और आगे लिखते हैं कि एक्सपेंसेस कितना हुआ है बेटा? ये 90,000 का खर्चा किसको देना चाहिए था? ये तो सुजीत की जिम्मेदारी थी। हमने 1,00,000 दिया, उसी 90,000 में उसको भी खर्च करने थे। विच वर पेड बाई द फर्म, लेकिन पेमेंट किसने करा? तो फर्म अगर पैसे देगा, भाई जब उसको जिम्मेदारी थी तो खर्चे उसको देने थे। खर्चे देने के टाइम पे वो भाग गया सुजीत, किसको देना पड़ गया? कंपनी को। तो कंपनी किसके पैसे काटेगा? सुजीत के पैसे काटेगा। बोलेगा भाई साहब हमने आपको देने थे तो हम आपसे काट लेंगे पैसे इतने। 4,50,000 वर पेड टू द क्रेडिटर। और क्वेश्चन कहता है कि हमने क्रेडिटर को भी पेमेंट किया है। कितना पेमेंट किया है? 4,50,000। पास दी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजेक्शन। तो हमें इसमें जर्नल एंट्रीज करनी है बेटा। अब जर्नल एंट्रीज के लिए वापस से आते हैं कि हमें जर्नल एंट्रीज किस बात की करनी। पहला जो 10% उसको देना है, एक ये है, दूसरा है एसेट्स रियलाइज। तो पहला काम तो मेरा एसेट्स कितने का रियलाइज होगा इसकी जर्नल एंट्री करूंगा, उसमें से उठा के 10% कमीशन दूंगा मैं।
तीसरी एंट्री में 90,000 रुपये का जो एक्सपेंसेस कंपनी ने किया वो पैसे किससे काटेगा? वो सुजीत से पैसे कट जाएंगे, तो ये तीसरी एंट्री होगी बेटा। और चौथी एंट्री हमारे क्रेडिटर को हम पे करेंगे। किसको पे करेंगे बेटा? क्रेडिटर को हम लोग पे करेंगे, तो क्रेडिटर को पे करने की एंट्री होगी। टोटल कितनी एंट्री होगी सर? ये 4 एंट्रीज होगी। समझ में आई बात? अब मुझे बताओ, कोई एसेट जब रियलाइज होगा तो फायदा है या नुकसान मानेंगे हम? फायदा मानेंगे। तो रिलाइशन अकाउंट डेबिट या क्रेडिट? रिलाइशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो बेटा जनरल एंट्री आपके सामने यही लिखी हुई, मुझे लिखने की जरूरत नहीं आएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, आपको बस फॉर्मेट में लिखना है, अच्छे से लिखना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, नरेशन लिखेंगे बीइंग एसेट्स रियलाइज। क्या लिखेंगे? बीइंग एसेट्स रियलाइज। ये बात समझ में आ गई? अच्छा सर बताइए मुझे, दूसरी एंट्री जो है हमें कमीशन देने की, जब हम कमीशन देने की बात करेंगे तो हमारे लिए फायदा या नुकसान? नुकसान में रिलेशन अकाउंट डेबिट या क्रेडिट? बोलो। डेबिट हो जाएगा। तो हमारी एंट्री होनी चाहिए बेटा रिलेशन अकाउंट डेबिट। और ये जो कमीशन हम दे रहे हैं, दे किसको रहे? तो हम यहाँ लिखेंगे जी सुजीत कैपिटल अकाउंट, यही लिखेंगे ना। कितना देंगे बेटा? जितने का बिका है सारा दे दे उसी को, क्या उसका 10% दे, उसका 10% हम निकाल के दे देंगे। समझ में आ गई? सेकंड एंट्री ये रहा बेटी, सेकंड एंट्री जो हमने लिखा। थर्ड पे आइए। थर्ड एंट्री किससे रिलेटेड था बेटा? जो कंपनी ने एक्सपेंस किया, जो रिलायशन एक्सपेंसेस था, जो फर्म ने पे किया है, वो किसके बिहाफ पे पे किया? सुजीत मिसिंग था, सुजीत था नहीं उस वक्त अवेलेबल, उसके बिहाफ पे फर्म ने पे कर दिया। क्या ये फर्म का खर्च है? नहीं है, वो तो सुजीत के कैपिटल से कम करेगा, बोलेगा भाई साहब मैंने तो तुम्हारे बदले दिए। तो भाई कंपनी के पास से पैसे जाएंगे, क्या जाएंगे बेटा? पैसे जाएंगे। और डेबिट में क्या लिखेगा वो? सुजीत कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेगा बेटा? सुजीत कैपिटल अकाउंट। तो ये थर्ड एंट्री हो गई। फोर्थ बताइए, एक्सपेंसेस पे करने की, ओ सॉरी क्रेडिटर्स को पे करने की एंट्री। क्रेडिटर्स पे करना हमारे लिए फायदा है नुकसान? नुकसान की एंट्री में रिलेशन डेबिट या क्रेडिट? डेबिट होगा तो रिलेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैश और बैंक को क्या करेंगे सर? क्रेडिट कर देंगे। बात समझ में आई? कितना पे करेंगे उसे? 4,50,000। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? फटाफट इसको फॉर्मेट में लिख लो विद नरेशन के साथ, फिर हम बात करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। फटाफट कीजिए बेटा। ये वाला क्वेश्चन, अरे किसी का रह तो नहीं गया? नरेशन एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, सुन लेना। पहले का नरेशन है बीइंग एसेट्स रियलाइज्ड। क्या लिखेंगे? बीइंग एसेट्स रियलाइज्ड। बेटा सेकंड में है कमीशन अलाउड टू सुजीत। सेकंड नरेशन बीइंग कमीशन अलाउड टू सुजीत। थर्ड में being expenses paid by firm on behalf of Sujit। और लास्ट वाला being paid to creditors in full सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट, ठीक है सर? बताइए जी, ये एंट्री समझ में आ गई ना 9 की? अब आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 जरा कर लेते हैं एक बार, ध्यान से देखने क्वेश्चन नंबर 10 को। निशा, कमल एंड विजय हैड एन ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स बिजनेस ड्यू टू, कह रहे जी 3 पार्टनर्स हैं, निशा, कमल और विजय, और इनका ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस है। ड्यू टू स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप among the partners they were unable to take collective decision for the growth of the business। इन नालायकों की बनती नहीं आपस में, तो बिजनेस कुछ बढ़िया हो नहीं पा रहा है। एज अ रिजल्ट फर्म हैज़ बीन इन लॉसेस। इसकी वजह से पिछले 3 सालों से जो फर्म है हमारी वो लॉस में चल रही है। पार्टनर ने डिसाइड किया कि चलो बिजनेस बंद ही कर देते। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। जब ये डिसोल्यूशन हुआ तो कुछ ट्रांजेक्शन हुए हैं 6, इसके बारे में हमें क्या करना है सर? जर्नल एंट्रीज करनी है। पहला पॉइंट है हमारे सामने, शिव अ क्रेडिटर। शिव एक पार्टनर नहीं है, हमारा क्रेडिटर है। टू होम 6,000 वर ड्यू, जिसके 6,000 रुपये बाकी हैं फर्म के ऊपर। क्रेडिटर वो बंदा होता है जिनको पैसे देने होते हैं,
फर्म देती है, पैसे चुकाती है। तो 6,000 रुपये फर्म को देने थे क्रेडिटर को। एक्सेप्टेड ऑफिस इक्विपमेंट, उसने बोला भाई ऐसा करो 6,000 रुपये आप पे बाकी हैं, आप 6,000 के बदले में मुझे 4,000 रुपये का तो आप, आपके पास जो इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं वो आप हमें दे दो। तो बेटा क्रेडिटर्स जो है कौन, क्रेडिटर्स, और इधर हमारे पास है इक्विपमेंट। क्रेडिटर है टोटल 6,000 का, ये हमसे कह रहे जी आप ना ऐसा करो मुझे 4,000 का इक्विपमेंट दे दो। अगर मैं इसे इक्विपमेंट दे दूंगा तो कितने बच जाएंगे इसके, और कहता है बैलेंस जो अमाउंट बच जाता है ना वो पे कर दो। तो आपको इतना पता है जब कोई एसेट्स किसी लाइबिलिटी के साथ या कोई लाइबिलिटी किसी एसेट्स के साथ सेटल्ड हो जाए तो उसकी जर्नल एंट्री नहीं होती। एसेट्स और लाइबिलिटी में सेटलमेंट हो जाए, यानी किसी लाइबिलिटी को पे करने के लिए आपने अपना एसेट्स दे दिया तो उसकी कोई भी जर्नल एंट्री। तो बेटा आपने इक्विपमेंट जो 4,000 रुपये का क्रेडिटर्स को दिया, इस 4,000 की कोई भी एंट्री नहीं होगी। अब कितने पैसे बच गए फाइनल, इस 2,000 को पे करने की एंट्री होगी। अब बताओ क्रेडिटर्स को पे करना आपके लिए फायदा है नुकसान? नुकसान को जब पे करते हैं तो रिलेशन डेबिट या क्रेडिट, बोलिए। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट लिखेंगे, सिर्फ 2,000 रुपये। समझ में आई बात? फॉर्मेट बनाइए, पहली जर्नल एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, और ये वैल्यू इस बार कितना लिखेंगे बेटा, सिर्फ 2,000 रुपये। नरेशन लिख लीजिए, बीइंग पेड टू क्रेडिटर, पेड टू क्रेडिटर्स। और बड़ा लिखना है तो पूरी लाइन लिख सकते हैं, क्रेडिटर एक्सेप्टेड इक्विपमेंट्स एंड बैलेंस अमाउंट पेड। समझ में आई बात? अगर आपको नहीं समझ में आता है कि कितना लिखना है कितना छोड़ना है, तब तो बेटा जितना भी है वहाँ पे अवेलेबल वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे भी लिख दीजिए। जी समझ में आई बात? अगर आपको नरेशन पूरा लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं कि देखिए जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से समझिएगा। आप लिख सकते हैं क्रेडिटर accepted office equipment and the balance was paid to him। ये भी आप नरेशन में लिख सकते हैं, नहीं तो जितना मैंने लिखा उतने से काम चल जाएगा। बताइए जी, समझ में आ गई बात आपको? नेक्स्ट उस पर आ जाइए। इन्वेस्टमेंट विच अपेयर्ड इन द बुक्स एट ₹1 लाख। बुक्स बोले तो बैलेंस शीट बेटा, यहाँ पे बुक्स का क्या मतलब है, आपके बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट है वो है 1 लाख रुपीस का। हाफ ऑफ इट्स इज टेकन बाय मोहन, इसमें से आधा, यानी ये 1 लाख रुपए जो आपके हैं उसका हाफ बताइए कितना होगा बेटा। ये 50,000 का कौन लेके जा रहा है, और ये मोहन है कौन भाई, ये क्रेडिटर, इन्वेस्टमेंट एसेट्स है। क्रेडिटर मेरी लाइबिलिटी है, तो कोई लाइबिलिटी मेरे से एसेट्स लेके जा रहा है तो इसकी जर्नल एंट्री होगी क्या? तो 50,000 रुपए का जो एसेट जा रहा है क्रेडिटर की तरफ उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी। आगे कहते हैं एट 10% ऑफ द अबव बुक वैल्यू इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। अब ये कह रहे हैं कि जो 50,000 की चीज थी ना उसे वो 50,000 का नहीं मांग रहे, वो कह रहे ठीक है जी आपका इन्वेस्टमेंट 50 का है, मैं 10% और एक्स्ट्रा दे दूंगा। बात समझ रहे? 50,000 का मैं 10% और एक्स्ट्रा देने को तैयार हूं, कोई मसला नहीं है। तो आप मेरी बात को यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। जैसे आपके पास इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट एक्चुअली में हाफ तो आप कर ही चुके, कितना है 50,000, और आपका क्रेडिटर यहाँ पे खड़ा है, वो कह रहा है सर ऐसा है कि आप मुझे इन्वेस्टमेंट दो, तो आपका इन्वेस्टमेंट एक्चुअली में यहाँ पे 50,000 का आना चाहिए था। वो कह रहा नहीं नहीं नहीं, आपके लिए 50 है, मैं ना आपको और ज़्यादा एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। इसमें अबव दी बुक वैल्यू, अबव दी बुक वैल्यू मतलब प्लस करना है और बढ़ाना है। उसमें कितना बढ़ा दूं बेटा, 10%। तो 50 का 10% बोले तो कितना होता है 5,000। तो वो आपसे कह रहा है कि वो 50,000 का आपका इन्वेस्टमेंट था, जब मेरे पास आएगा तो मैं इसको कितना मान के चलूंगा, 55,000 का मान के चलूंगा। क्लियर है जी? सीधी सी बात, 50,000 की चीज मेरे पास जो थी उसे उसने लिया, कितने का माना उसने,
तो अब वो 55 का माने या 1 लाख का माने, हमारा क्रेडिटर तो 55,000 का माइनस हुआ। वापस से आते हैं सर। सर एक बात समझाइए, ध्यान से समझना। क्रेडिटर की वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है। क्रेडिटर की वैल्यू कोई एक्स वैल्यू रही हो, लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 30,000, 20,000, कुछ वैल्यू रही होगी, मुझे नहीं पता। लेकिन उसमें से मेरा कितना वैल्यू माइनस हो गया? 55,000 माइनस हुआ। सिंपल सी बात बताओ, जो बच गया उसके बारे में बाद में बात करेंगे। मैंने जो 55,000 का एसेट्स उसको दिया, क्या उसकी जर्नल एंट्री होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी ना। मैं 10,000 की चीज, वो कह रहा जी मैं 1 लाख मानता हूँ, ठीक है 1 लाख मान लो, एंट्री तो नहीं करूंगा ना। हाँ, अगर मैं पूछूं आपसे कि बताओ क्रेडिटर की वैल्यू एक्स था, उसमें से मैं कितना माइनस करूं, तो आप बोलेंगे सर 55 माइनस करिए, जो बच गया वो वैल्यू आपको बाद में पे करना पड़ेगा। समझ में आई बात या नहीं आई? लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं सिर्फ इतने की कि इन्वेस्टमेंट क्रेडिटर के पास गया, तो क्या कोई जनरल एंट्री होगी? नहीं होगी। क्लियर है सर? अच्छा, एक एग्जांपल में मैं एक्स को हटा दूं आपके सामने से, मैं यहां पे एक वैल्यू ले लेता हूं। ये वैल्यू है 60,000। इसने इन्वेस्टमेंट को कितने का माना बेटा? बताओ बैलेंस कितना? बताओ ये 5 देना पड़ेगा कि नहीं? क्या फुल सेटलमेंट है? देना तो पड़ेगा ना, देना पड़ेगा। लेकिन क्या इसमें इन्होंने बताया कि क्रेडिटर कितने का था? उसने सिर्फ बोला क्रेडिटर लेके जा रहा है टोटल कितने का एसेट्स? 55,000। ठीक है जी। अच्छा, ये इन्वेस्टमेंट एक्चुअली में मेरे पास था कितने का? हमारे पास टोटल 1 लाख का था, जिसमें से 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट ये ले गए। बताओ बैलेंस इन्वेस्टमेंट कितना बचा? बोलो बेटा। 50,000 बच गया, हाँ या ना? तो इसकी बात मैं हटा देता हूँ, अब बैलेंस के बारे में बात करते हैं। जो मेरे पे इन्वेस्टमेंट है, बैलेंस इन्वेस्टमेंट है, बैलेंस इन्वेस्टमेंट है, वो कितना है बेटा? क्लियर है ना ये बात? अरे बोलो ना। आइए क्वेश्चन को आगे बढ़े। लिखा हुआ है रिमेनिंग हाफ, जो रिमेनिंग बच गया था आधा, वह सोल्ड इन द मार्केट, और उसे मार्केट में हमने बेच दिया एट अ लॉस ऑफ, यहाँ पे 30% का नुकसान हो गया। इससे अच्छा तो उसी को दे देते। कितने का नुकसान हो गया? तो बेटा ये इसमें से कितना रियलाइज होगा? 30% प्लस होगा या माइनस होगा? तो 15,000 बनते हैं। कितना बनता है बेटा ये? 15,000 माइनस कर दो तो अब कितना बचेगा? बोलो बेटा। 35। तो बताओ इन्वेस्टमेंट कितने का बिका? बोलो। इन्वेस्टमेंट बिक रहा है भाई, टोटल इन्वेस्टमेंट मेरा 50,000 का था, मुझे लॉस हुआ कितना परसेंट? 30%। तो ये बिका कितने का बेटा? 35,000 का रियलाइज हुआ। बताओ एसेट्स बिक जाना मेरे लिए फायदा है या नुकसान है? फायदा, यही बताया ना, एसेट्स बिके तो फायदा, लाइबिलिटी पे करे तो नुकसान। तो एसेट्स अगर आपने रियलाइज किया तो फायदा नुकसान? फायदे में रिलेशन डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट होता है। तो जर्नल एंट्री क्या होगी बेटा? कैश, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। कितना वैल्यू? सिर्फ 35,000 का जिक्र करेंगे, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। आइए जी यहीं पे लिख लेते हैं जरा। आपके पास इन्वेस्टमेंट था, यहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट लिख दे रहा हूँ। पहले आप इसे समझ लो। देखो मैं आपसे कई बार बोलता हूँ अपने नोट्स पे ज़्यादा यकीन करा करो जब आप चैप्टर को पढ़ चुके हो। तो जनरली बच्चे नहीं करते, उन्हें याद ही नहीं रहता। पढ़ेंगे तो दोबारा याद आ जाएगा आपको। ये इन्वेस्टमेंट टोटल कितने की थी बेटा आपकी? 1 लाख का हाफ करना है। तो ये हो गया जी आपका 50,000, और ये वाला भी कितना हो गया? ये 50,000 कौन ले गया बेटा? क्रेडिटर ले गया, इसको तो आप छोड़ ही दो। ठीक है जी। अब ये वाला आपका रियलाइज हुआ है किस पे? 30% के लॉस पे। तो 15,000, ये कितना बच गया बेटा आपका? 35,000। अब इतने से भी आपको याद आ जाएगा जब आप नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे इसी क्वेश्चन को। तो अब बताइए एंट्री में क्या करूं, बोलिए। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और वैल्यू है आपके 35,000। बीइंग बैलेंस इन्वेस्टमेंट, बैलेंस इन्वेस्टमेंट realized, being balance investment
रियलाइज। आगे बढ़ जाए बेटा। नेक्स्ट लिख चुके सर? आ जाओ बच्चे, नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम जरा। लोन 50,000 एडवांस बाय निशा। ये लोन किसने दिया बेटा? और निशा कौन है? पार्टनर्स का लोन रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता, ना ही पे होता है। इसको डायरेक्ट बैंक अकाउंट से पे कर देते। लेकिन कभी लोन पे करने में कोई फ़ायदा या नुकसान हो जाए तो वो लोन जो है फ़ायदा नुकसान रिलेशन अकाउंट में जाता है, ऐसे नहीं जाएगा। तो आगे लिखा हुआ है कि लोन है 50,000 का निशा का, टू द फर्म वॉज रिटर्न। उसका लोन हमने क्या करा है? वापस कर दिया। यानी लोन को हमने क्या करा? पे कर दिया। रिटर्न करने मतलब उसे क्या करा हमने? पे कर दिया। लोन आप पेमेंट करेंगे, इसमें आपका रिलेशन अकाउंट नहीं आएगा। पार्टनर्स का लोन रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता है, डायरेक्ट बैंक से जाता है। अब बहुत सिंपल है, एंट्री वही होगी, बस रिलेशन नहीं आएगा। लाइबिलिटी ही पे हो रही है यहाँ पे भी। बेटा लाइबिलिटी पे होती है तो कैश बैंक क्रेडिट होगा डेबिट होगा? अरे कोई लाइबिलिटी पे करते, नॉर्मल लाइबिलिटी पे करते तो एंट्री क्या करते बताओ? फायदा नुकसान वाला एंट्री होता ना, क्या होता बोलो? नहीं सुना? सुना ही नहीं? कमाल है यार। कह रहा हूँ लाइबिलिटी पे करने की एंट्री क्या होती है? रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। तो यहाँ पे रिलेशन नहीं आएगा भाई। कौन सी लाइबिलिटी पे कर रहे हैं आप? पार्टनर्स का लोन। क्या नाम है पार्टनर्स का? तो निशा लोन, यहाँ लिख लो जी। यहाँ पे निशाज लोन अकाउंट डेबिट कैश और बैंक अकाउंट। बस ये रिलेशन नहीं आएगा यहाँ पे। बीइंग निशाज लोन पेड, पे कर दिया भाई हमने, और वैल्यू है 50,000 रुपये। वैल्यू है बेटा 50,000 रुपये। चलें आगे। ये बात समझ में आ गई आपको? लॉस ऑन रियलाइजेशन। बेटा लॉस ऑन रियलाइजेशन है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री। जब भी लॉस होता है पार्टनर्स का कैपिटल डेबिट होता है। चाहे किसी भी टाइप का लॉस आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, किसी भी टाइप का लॉस डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कैपिटल क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो आइए जी, लॉस है रिलेशन का इस बार, तो एंट्री करेंगे पार्टनर्स का नाम। पार्टनर्स का नाम पता है आपको बेटा? निशा, कमल और विजय। यहाँ लिखिए निशास कैपिटल अकाउंट, निशास कैपिटल अकाउंट, कमल्स कैपिटल अकाउंट, एंड विजय कैपिटल अकाउंट। टू रियलाइजेशन अकाउंट। और ये है अमाउंट 30,000, जिसे आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये 10,000, 10,000 और 10,000 हो गया बेटा। नरेशन की अगर मैं बात करूं, बता सकते हैं क्या बनेगा? बीइंग लॉस ऑन रिलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड, या ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट भी आप लिख सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं उसमें। बात समझ में आ गई बेटा? बीइंग रिलेशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, या फिर बीइंग रिलेशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो दोनों में से कुछ एक लिख दीजिए। तो इस पूरी जर्नल एंट्री को वापस से आप ध्यान से देखिए सर, फिर से एक बार। इधर देखो बेटा, इधर 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 इधर। यहाँ पे कहानी में पहली जर्नल एंट्री यहाँ पे थी कि क्रेडिटर 6,000 रुपये
क्रेडिटर 6,000 रुपये का था, जिसने 4,000 रुपये तो उसके बदले में इक्विपमेंट ले लिया था, तो 4,000 की हमने कोई जर्नल एंट्री नहीं करी, बाकी जो बैलेंस बच गया उसे हमने पे किया। अच्छा बताऊं आपको एक अच्छी बात, कि अगर ये बैलेंस वाली लाइन लिखी हुई भी नहीं रहती ना, तभी भी आपको क्रेडिटर को पे करना ज़रूरी था जितना बच गया था। क्यों सर? वो तो यहाँ पे इक्विपमेंट, बेटा इक्विपमेंट लेके तो जा रहे हैं लेकिन फुल सेटलमेंट नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब क्रेडिटर के बाकी बैलेंस आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद सेकंड वाले में इन्वेस्टमेंट पार्टनर लेकर चल क्रेडिटर लेके गया था, तो जितने का लेके गया मेरे पास से तो इन्वेस्टमेंट हाफ जाएगा, तो हाफ इन्वेस्टमेंट हम हटा देंगे वहां से, बाकी जो हाफ आपका 50,000 का बच गया है। क्लियर है जी? कितना बच गया? 50,000। उसको हम रियलाइज करवाएंगे, लेकिन वो लॉस पे रियलाइज हुआ था, तो खैर एसेट्स रियलाइज हुए उसकी एंट्री करेंगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें था कि लोन, पार्टनर्स का लोन अगर आप पे करते हैं, कम पे करते हैं, उसमें जो थोड़ा बहुत फायदा होगा वो रिलेशन अकाउंट में जाएगा, लेकिन नॉर्मली लोन कभी भी रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता है। अब जैसे ये लोन है, तो हमारे हिसाब से नॉर्मल लाइबिलिटी होती तो हम क्या लिखते? रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। लेकिन लोन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? लोन अकाउंट। लोन कितने का था? अब निशाने बोला होता कि ऐसा करो ना, लोन 50,000 मत दो, 45 दे दो बस, तो हम इसकी पेमेंट कितनी करते बेटा? इसमें हमें जो फायदा होता है ना, वो रिलेशन अकाउंट में जाता 5,000 रुपये, अगर फायदा होता तो। यहाँ पे तो जितना लोन था हमने उतना ही पे करा है। बाद में लगा लियो नेल पॉलिश। अच्छा चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ। आइए सर 11, एक बार ये पैराग्राफ आप खुद से रीड करिए पहले फटाफट। सिमरन, राजा एंड रीता वर पार्टनर इन अ फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। कितने पार्टनर्स है बेटा? सिमर और राजा और रीता, तीन पार्टनर्स, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बेटा 2:1। द फर्म वॉज डिजॉल्व ऑन 31 मार्च 2019। फर्म जो है 31 मार्च 2019 में डिजॉल्व हो रही है। आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, कह रहे जी सारे एसेट्स इन्होंने ट्रांसफर कर दिए अदर देन कैश। और जी कैश तो ट्रांसफर होता ही नहीं, तो ये कह रहे हैं कि कैश के अलावा जितने भी एसेट्स थे हमने ट्रांसफर कर दिया। एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटी, यानी ऑनर के अलावा जितने भी लाइबिलिटीज थी वो भी हमने क्या करा? ट्रांसफर कर दी है। कहाँ ट्रांसफर करा इन्होंने? तो ट्रांसफर कर तो इन्होंने ही दिया है, हमें करना तो है नहीं कुछ। आगे लिखते हैं कि आपको जर्नल एंट्रीज करके दिखानी, फॉलोइंग ट्रांजेक्शन जो हुआ है उससे रिलेटेड आपको जर्नल एंट्रीज करनी है। तो टोटल इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, एक एक करके हम पढ़ेंगे और बहुत आसान है। लैंग्वेज वाइज देखो, ध्यान रखना, जर्नल एंट्री ना फेवरेट होता है एग्जाम में। आप ये समझ के चलो कि 80 से 90% चांसेस जो होते हैं इस चैप्टर में से जर्नल एंट्री आते हैं। वो 10 से 20% में आता है वहां पे, लेकिन एग्जाम में तो दोनों तैयार रखना कौन सा आ जाए। अब जो भी आ जाएगा वही आपका नंबर दे के जाएगा और ख़राब भी कर सकता है अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। आसान चैप्टर होता है, और आसान चैप्टर को एक बार पढ़ लो तो उसे रेगुलर रिवाइज रखो, कि जिसकी वजह से भूल भी मत जाओ, मेहनत करा है वो बर्बाद ना चला जाए, इसलिए रिवीजन ज़रूरी है। आप आगे जाएंगे और रिवीजन नहीं करेंगे तो पता लगा आपने जितनी मेहनत करी थी क्लास के दौरान वो सब बेकार। और आसान बन सकता है अगर 2 से 3 बार उसको पढ़ लिया जाए। रिवीजन अगर आपने कर लिया, वो आपने बचपन में पढ़ा होगा ना यार, कि एक सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी होता है, पढ़ा था कुछ, सुना होगा बचपन में ना, कि आप जो चीज़ सीखते हैं उसे 24 आवर के अंदर एक आध बार पढ़ लिया तो वो और अच्छे से याद हो जाता है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो आपकी सिर्फ सेकेंडरी मेमोरी है, मतलब बस ऊपर ऊपर है, आपके दिमाग में रहेगा और 1-2 दिन के बाद आप भूल जाएंगे। लेकिन आपने 1-2 दिन बाद पढ़ लिया है तो ये आप एक आध हफ्ते तक रिटेन कर पाएंगे, और एक आध हफ्ते में पढ़ लिया तो वो फिर 15-20 दिन तक खिंच जाएगा। तो और ये बात बिल्कुल ही सच है, ये कहीं से कोई मजाक नहीं है इसमें। हम बचपन में सोचते थे ऐसा चलता है, लेकिन ये हकीकत है, ऐसे ही होता है। तो आसान करना है तो इसे 1-2 बार पढ़ना ही पड़ेगा आपको। और इसी वजह से जब मैं 1 हफ्ते के बाद या 1.5 हफ्ते बाद किसी चैप्टर का देता हूँ टेस्ट, कि उसको आपने जो भूलने वाले थे उसको आप पढ़ के अगर आप टेस्ट देंगे तो वो चीज़ रिकॉल हो जाएगी। लेकिन कई बच्चे उसको स्किप करते हैं कि नहीं पढ़ना पड़ेगा, मैं तो भूल गया हूँ, एक ही हफ्ते में भूल गया, अब तो पढ़ना पड़ेगा, कौन पढ़ेगा। और नहीं पढ़ने की वजह से वो धीरे धीरे और ख़त्म हो जाता है। टेस्ट होता ही इसीलिए कि लेट होता है, कि आप उसे पढ़ लेंगे इस बहाने। अब आज
पढ़ाया मैंने आज ही टेस्ट ले लूँ उसका कोई फ़ायदा नहीं होना है, वो तो है ही मेमोरी में, लेकिन कुछ नालायक के दिमाग में वो भी नहीं होगा। आओ जी, पॉइंट नंबर ए, अ डेटर हुज डेट, अ डेटर हुज डेट 90,000। डेटर पता है आपको? डेटर वो बंदा जिन पे पैसे हमारे बाकी रहते हैं। सर कहाँ है? तो यही है। अ डेटर कितना? 90,000 का। हैड बीन रिटन ऑफ एज बैड डेट्स, तो 90,000 के डेटर्स को हमने क्या मान लिया भाई? नहीं, सबको नहीं। पेड 88,000 इन फुल सेटलमेंट, 88,000 हमें दे दिया और बाकी पैसे हमने क्या मान लिए? बैड डेट्स मान लिए। ठीक है जी। अब बताइए जी, जर्नल एंट्री क्या करेंगे आप? सोचिए और बताइए, फायदा है, नुकसान है, क्या हुआ है? बनाए कुछ? क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा ये? क्वेश्चन नंबर 11 का ए। ठीक है सर, वापस से पढ़ देता हूँ। अ डेटर हुज 90,000 हैड बीन रिटन ऑफ। अब देखो इस क्वेश्चन में ना एक खासियत है, बहुत अच्छी बात है। जैसे आपने ये मान के चलो कि 90,000 रुपये ना हैड बीन रिटन ऑफ, इसका ये भी मतलब निकल के आ रहा है कि भाई इन्होंने बैड डेट्स जो है ना पहले मान लिया था, रिटन ऑफ कर दिया था, तो 90,000 रुपये इनके बैड डेट्स हो चुके थे पहले ही। अब वो उसके बदले में कितना पैसा दे रहा है आपको? 88 दे रहा है, इस ईयर दे रहा है, पहले आपने इसको बैड डेट्स मान लिया। इसको हम लोग कहते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड हो जाना। क्या बोलते हैं? अब बेटा बैड डेट्स रिकवर्ड भी हो रहा है, पैसा तो आ रहा है ना। पैसा आता है तो क्या मानते हैं हम लोग? प्रॉफिट मान लो। और प्रॉफिट मानेंगे तो रिलेशन डेबिट या क्रेडिट? रिलेशन क्रेडिट हो जाएगा। और अगर मान लो समझने में आपने गलती कर दी कि नहीं नहीं सर 90,000 के बदले में 88 मिल रहा है, 2,000 का बैड डेट्स है। ठीक है जी, मिल कितने रहे? 88, फिर भी फायदा ही ना। तो थोड़ा सा समझ में भी दिक्कत हो जाएगी आपको, बस ये इतना समझना है पैसा आ रहा है तो फायदा है, एंट्री में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? तो वैसे तो ये बैड डेट्स रिकवर्ड है। आइए जी, तो सबसे पहले एंट्री, आपके पास पैसे आए, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में क्या लिखेंगे सर? टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है सर, अमाउंट कितना लिखूं बताइए? 88,000। और नरेशन लिखूंगा बीइंग बैड डेट्स रिकवर्ड। बीइंग बैड डेट्स रिकवर्ड। चलो जी नेक्स्ट, रीड करो ज़रा फटाफट। अच्छा जी, पहला हो गया, फिर आओ दूसरा देख लेते हैं ज़रा। क्रेडिटर टू होम 1,21,000 वर ड्यू टू बी पेड। क्रेडिटर को हमें 1,21,000 रुपये पे करने थे। ठीक है जी। एक्सेप्टेड स्टॉक 71,000, तो उसने 71,000 का तो स्टॉक ले लिया हमसे, और बाकी पैसे उसको हमने किससे पे करे? चेक से हमने पे कर दिए। बी। तो अगर मैं बताऊं कि क्रेडिटर्स की एक्चुअल वैल्यू थी कितनी बेटा, बता सकते हैं? क्रेडिटर था 1,21,000 का, इसके ये स्टॉक लेके गए कितने का? तो इसे मैं हटा देता हूँ, बताओ कितना बचेगा? 50,000। अब ये 50,000 इसका बैलेंस है जो हमें पे करना है। एसेट्स लेके जा रहा है, इसकी तो कोई जर्नल एंट्री होनी नहीं है सर। अब बताइए एंट्री क्या होगी? हाँ जी, लाइबिलिटी पे करना हमारे लिए नुकसान है, तो हम लिखेंगे रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और ये वैल्यू है आपकी 50,000। यहाँ पे लिख देंगे बेटा 50,000। यहाँ लिखूंगा बीइंग बैलेंस क्रेडिटर पेड। ठीक है जी। आइए सर सी, राजा हैड गिवन ए लोन टू द फर्म 7,18,000। ठीक है जी। राजा हैड गिवन ए लोन, तो राजा को लोन, ये राजा हैड गिवन लोन यानी राजा का लोन है फर्म पे
7,18,000 ये पार्टनर है बेटा. ही वॉज पेड 7,17,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज. उसे हम पे कर रहे हैं 7,17,000. तो अपने को इसमें फायदा हुआ नुकसान हो गया? फायदा हुआ है. पहले तो लोन, पार्टनर्स का लोन जब पे करते तो रिलेशन अकाउंट नहीं जाता बेटा, उसके नाम से लिखा जाता है. तो यहाँ लिखेंगे राजा लोन अकाउंट, कैपिटल नहीं, राजा लोन अकाउंट डेबिट. और ये कितना था? 7,18,000 हमने पे किया. तो लिखा जी कैश या फिर बैंक अकाउंट. लेकिन पेमेंट हुआ बेटा 7,17,000 का ही. तो जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा सर? रियलाइजेशन अकाउंट का आएगा. कितना आ जाएगा सर? बीइंग राजा लोन पेड इन फुल सेटलमेंट सी हो गया सर ये. नेक्स्ट, investment were rupees 53,000 out of which investment 43,000 were taken by Simmer. कि टोटल इन्वेस्टमेंट 53 का है, जिसमें से 43 का इन्वेस्टमेंट कौन लेके जा रहा है? किस वैल्यू पे? 52 पे. एंड द बैलेंस वर सोल्ड, और बाकी हम बेच दे रहे हैं. आइए जी यहाँ पे समझाता हूँ मैं आपको कि इन्वेस्टमेंट जो है हमारे पास, बताइए इन्वेस्टमेंट टोटल है कितना? इसके दो हिस्से हुए. एक कितना है? 43,000 का है. ये कौन लेके जा रहा है बेटा? टेकन बाई सिमर. ठीक है जी, ये सिमर लेके जा रहे हैं 43,000 का. लेकिन इसने वैल्यू क्या लगाई है? कितनी वैल्यू लगाई इसने? 52. बहुत बढ़िया जी, इससे अच्छी बात क्या होगी? है 43 का, और सिमर ने बोला यार इसको 52,000 का मेरे को ही दे दो. ठीक है जी. तो इन्वेस्टमेंट कोई पार्टनर लेके जा रहा है. इन्वेस्टमेंट रियलाइज हुआ कि नहीं हुआ? इससे रियलाइज मानते हैं कि नहीं मानते हम लोग? रियलाइज तो हो रहा है. पार्टनर लेके जा रहा है लेकिन मिल तो रहा है ना. तो हम रिलेशन अकाउंट में किस साइड लिखते थे इसे? क्रेडिट साइड. तो फायदा है नुकसान है? फायदा है, तभी तो लिख रहे थे क्रेडिट साइड ना. अच्छा, बाकी कितने बच गए बेटा? 43. 53 में से 43 गया तो बचा कितना? तो ये जो बैलेंस बच गया वो आया जी आपका 10,000. और उसे कितने में बेच दिया आपने? उसे आपने 12 में बेचा. तो अब आइए जी एंट्री पे समझ के ध्यान से. सबसे पहले कि आपको फायदा हुआ और आपका इन्वेस्टमेंट पार्टनर ले गया, तो पार्टनर्स का कैपिटल आप करेंगे डेबिट. सिमर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट. सिमर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. तो जितने का पार्टनर लेके गई उतना हम लिख देंगे जी. इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय पार्टनर. कितनी वैल्यू है? 52,000. बाकी इन्वेस्टमेंट क्या हुआ है बेटा, बताओ जरा. बोलो बाकी इन्वेस्टमेंट क्या हुआ? रियलाइज हुआ. तो बाकी इन्वेस्टमेंट जब रियलाइज हुआ तो पैसे आए या गए? आए. तो यहाँ लिख लीजिए कैश और बैंक अकाउंट डेबिट. और यहाँ भी लिखिए रियलाइजेशन अकाउंट. और ये वैल्यू है आपकी 12,000 रुपए की. समझ में आई बात? ये दोनों एंट्री क्लियर है? आई जी नेक्स्ट, एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन
19,000 पेड बाई फर्म, एक्सपेंसेस पे किया गया डिसोल्यूशन का, फायदा है नुकसान? नुकसान। तो ई में जर्नल एंट्री बता सकते हैं आप, कर दीजिए फटाफट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, कितना अमाउंट है? 19,000। ई के बाद आ जाइए सर प्रॉफिट पे, एफ पे। प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, बेटा प्रॉफिट है तो आपका कैपिटल क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ाइए बेटा, कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। एंट्री कीजिए। हाँ है एफ। तो इसमें रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा सर इस बार। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स का नाम है सिमर, राजा और रीता। सिमर कैपिटल अकाउंट, राजा कैपिटल अकाउंट और बेटा रीता कैपिटल अकाउंट। वैल्यू गिवन है प्रॉफिट का 30,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऊपर में गिवन था बेटा 2:2:1, तो 2:2:1 में बांट दीजिए, कितना आया? 12 और 12 इसमें भी, और ये 6,000। क्लियर है सर? चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। आइए फटाफट करते हैं। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन द बुक्स ऑफ पारस और प्रिया। कह रहे जी इसमें अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में जिक्र है। खैर पार्टनर्स का नाम है आपके पारस और प्रिया। देयर वॉज एन ओल्ड फर्नीचर, एक पुराना फर्नीचर है, इन इन अ फॉर्म विच हैड बीन रिटन ऑफ कंप्लीटली इन द बुक्स, जिसको बुक्स में से हमने हटा रखा था। इसका मतलब बुक्स में ये रिकॉर्ड में था ही नहीं, हमने इसे रिटर्न ऑफ कर दिया था। इसका मतलब ये बुक्स में पहले से फर्नीचर हमारे पास नहीं था। नहीं था तो ये ट्रांसफर नहीं हुआ होगा। लेकिन अगर रियलाइज हो रहा है दिस वाज सोल्ड और ये बिक गया 3,000 में, अपने लिए फायदा हुआ नुकसान हो गया? ये तो फायदा हो गया ना सर। पहले से नहीं था लेकिन ये बिक गया, तो अपने लिए फायदा नुकसान है? क्या एंट्री होती बेटा? क्या थी? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू, कर दीजिए बेटा फटाफट। कैश और ये बैंक अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट डेबिट है 3,000 और नरेशन में लिखना, मैं नहीं लिख रहा हूँ आप लिख लो। क्या लिखेंगे? बीइंग अनरिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज या बीइंग ओल्ड फर्नीचर रियलाइज्ड। लिख लिया बेटा। नेक्स्ट आइए, आशीष एन ओल्ड कस्टमर, आशीष एक हमारा पुराना कस्टमर है। हुज अकाउंट फॉर 1,000 वॉज रिटन ऑफ, जिसको हमने 1,000 जिस पे मेरे बाकी थे उसे हमने बैड डेट्स मान के रिटर्न ऑफ कर दिया था। यानी पिछले साल आशीष को हमने बैड डेट्स मान लिया था 1,000 रुपए से,
कि अब नहीं मिलेंगे ये 1000 रुपये। ये पिछले साल की बात है, लेकिन उसमें से 60% आज वो देने आया है मुझे। अभी बताओ ये 600 रुपये का फायदा है नुकसान है? फायदा है, एंट्री कर दीजिए बेटा। नरेशन में बेटा जो लिखा हुआ है वही लिखो ना। बीइंग बैड डेट्स रिकवर्ड, बीइंग बैड डेट्स रिकवर्ड, बीइंग बैड डेट्स रिकवर्ड। चलें सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। एंट्री तो यही लिखी ना बी में। पारस एग्रीड टू टेक ओवर द फर्म्स गुडविल। पारस एक पार्टनर है बच्चे, गुडविल आपका एसेट्स है। नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स पहले से नहीं था, कोई मसला नहीं है, एसेट्स तो है ना। और आपका एसेट्स कौन लेकर जा रहा है? अपने लिए तो फायदा है ना, एसेट्स रियलाइज ही कहते हैं इसको भी। बस पैसा नहीं आ रहा है, पैसा आता तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन हो जाता। पैसा नहीं आ रहा है तो एंट्री क्या होगी? पारस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कर दीजिए बेटा फटाफट। यहाँ आ जाएगा सर पारस पारस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ये अमाउंट है आपका 30,000 का। डी, देयर वॉज एन ओल्ड टाइपराइटर विच हैड बीन रिटन ऑफ कंप्लीटली फ्रॉम द बुक्स। एक पुराना टाइपराइटर है जो बिल्कुल ही बुक से हटा दिया था, हमने बुक्स में रखा ही नहीं, हमने इसको जीरो मान चुके थे। इट वॉज एस्टिमेटेड, और हमें लगा कि ये 400 तक का रियलाइज भी हो जाएगा। आज जब हम बेच रहे हैं, कबाड़ में कई बार बेचते हैं चीज़ों को, तो हमें लग रहा है 400 रुपये में बिक जाएगा ये टाइपराइटर। इट वॉज टेकन बाय प्रिया, और इसको कौन लेके गया टाइपराइटर को? प्रिया लेके गई। प्राइस लेस 25%, जितना आपने अंदाजा लगाया था, एस्टिमेट किया था, उससे 25% कम करके प्रिया ने लिया है। तो क्या उसने टोटल 400 लिया? आपसे बोला कि 25% कम कर दीजिए, जो कि वैल्यू कितनी होती है? 100। तो भाई 400 में से 25% कम करने बोला है, 25% पे नहीं लेके गए। 25% कम बोले तो 100 रुपये कम करेंगे तो कितना आएगा बेटा? तो 300 में आपका टाइपराइटर बिक गया, लेकिन वो आपके लिए फायदा है नुकसान है? फायदा। पैसे आए क्या? पैसे आए क्या? पैसे नहीं आए, रियलाइज तो हुआ। पैसे हाथ में आए क्या? कौन देंगे? प्रिया। एंट्री क्या होगी बोलो? प्रियस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कर दीजिए सर। प्रयास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। प्रयास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ये अमाउंट है आपका 300। बताइए जी, समझ में आ गई बात? नेक्स्ट, लास्ट। There were 100 share of ₹10 each in Star Limited। ये इन्वेस्टमेंट का जिक्र हो रहा है आपके सामने, ध्यान रखना। किसके बारे में बात हो रही है? इन्वेस्टमेंट मतलब शेयर्स खरीदना ही तो इन्वेस्टमेंट होता है। अभी बात समझिएगा। कह रहे हैं 1000 शेयर्स, एक शेयर्स के 100 शेयर्स कितने का एक है? 10 का। 100 शेयर 10 रुपए का एक, तो ये शेयर्स कितने का हुआ बेटा? तो ये इन्वेस्टमेंट है आपका 1000 रुपए का। किस कंपनी का इन्वेस्टमेंट है? स्टार लिमिटेड का। आपने शेयर्स खरीद रखा था, 100 शेयर्स खरीदे थे, 10 रुपए के एक शेयर था, तो 1000 रुपए का था ये। एट कॉस्ट ऑफ 2000 विच हैड बीन रिटन ऑफ कंप्लीटली फ्रॉम द बुक्स। ठीक है, इसको आपने खरीदा था 2000 में। चलो ठीक है जी, 2000 में खरीद लिया होगा आपने। कह रहे इसको बुक से हमने हटा भी दिया,
हमें लगा ये तो बेकार है, अब तो इसमें से 1 रुपये भी नहीं कमा पाएंगे हम, जीरो मान लिया। ठीक है, दीज शेयर्स, ये जो बेकार के शेयर्स थे जिसको हमने बुक से कंप्लीटली रिटर्न ऑफ कर दिया, इसका मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं रही। जो चीज बुक से रिटर्न ऑफ हो जाता है उसका कोई भी वैल्यू नहीं है। दीज शेयर्स वर वैल्यूड एट 6 ईच। एक शेयर जो है 6 रुपए का वैल्यू किया जा रहा है आज के दिन, तो 100 शेयर से कितने होंगे, और डिवाइडेड अमंग दी पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब ये 600 का शेयर्स कौन लेके जा रहा है बेटा, आपका पार्टनर लेके जा रहे, तीनों बांट रहे हैं अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो भाई आपका जो शेयर से बिक रहा है, आपका एसेट्स तो रियलाइज हो गया जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, आपके लिए फायदा हुआ, नुकसान हुआ, फायदा हो गया सर, रिलेशन तो क्रेडिट होगा। और डेबिट में क्या आएगा, पैसे तो नहीं आए ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। पार्टनर्स का नाम है पारस और प्रिया। पारस कैपिटल अकाउंट, और क्या है सर, प्रिया कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे क्या आएगा सर, रियलाइजेशन अकाउंट। इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, 600 को आपस में कैसे बांटेंगे, कोई रेशियो गिवन है? जब कुछ गिवन नहीं है तो हम क्या मानते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते, क्या मानते हैं सर? नरेशन लिखेंगे, बिंग इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय पारस एंड प्रिया, या इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय पार्टनर, इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय पार्टनर। समझ गए सर?